इस तरह से हम देखते हैं कि भारत माता के इमेज ने, चाहे वह बंकिम चंद्र चटर्जी की वंदे मातरम के गीत के माध्यम से भारत माता का कॉन्सेप्ट हो या अवनींद्रनाथ टैगोर की भारत माता की फोटो हो, इन सभी के माध्यम से लोगों के बीच में सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग का विकास होता है और लोग एक दूसरे के साथ जुड़ने लगते हैं, लोगों में एक होने की भावना आती है। इस तरह से हम देखते हैं कि यह प्रिंट मीडिया, फोटो, इमेज ने भी लोगों में नेशनलिज्म, देशभक्ति का विकास किया। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, सामूहिक अपनेपन का भाव, सामूहिक अपनेपन की भावना। हम देखते हैं कि भारत में डिफरेंट कम्युनिटी के लोग रहते हैं, डिफरेंट रीजन्स के लोग रहते हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस को बोलने वाले लोग रहते हैं। इन सभी की अपनी अलग अलग पहचान, अपनी अलग अलग आइडेंटिटी, अपनी अलग अलग बिलोंगिंग है। हम लोग यह समझने का प्रयास करेंगे कि इंडियन नेशनल मूवमेंट के समय, स्ट्रगल फॉर फ्रीडम के समय किस तरह से यहाँ के लोग जो डिफरेंट कम्युनिटी के थे, डिफरेंट रीजन्स में रहते थे, डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते थे, इन लोगों के बीच में एक सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, एक होने की भावना, अपनेपन की भावना कैसे आती है। यह जो सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग है, इसी को आप कॉमन आइडेंटिटी की भावना या देशभक्ति, नेशनलिज्म भी कह सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यह जो सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग थी, सामूहिक अपनेपन की भावना, यह अचानक से इंडियन नेशनल मूवमेंट, स्ट्रगल फॉर फ्रीडम के समय में अचानक से आ गई थी, बल्कि यह प्रोसेस लगातार धीरे धीरे पहले से ही चला आ रहा था। यहाँ पर इस वीडियो में हम लोग यह समझने का प्रयास करेंगे कि सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग इंडियन नेशनल मूवमेंट के समय में किस प्रकार से आगे बढ़ती है, ग्रो करता है। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट कारण था, फैक्टर था, जो कि इस कलेक्टिव बिलोंगिंग को सपोर्ट या कंट्रीब्यूट करता है, वह था इंडियन नेशनल मूवमेंट के समय स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, आज़ादी के लिए संघर्ष। हम देखते हैं कि इस फ्रीडम स्ट्रगल में देश के डिफरेंट कम्युनिटी के लोग, डिफरेंट रीजन्स के लोग, डिफरेंट लैंग्वेजेस को बोलने वाले लोग एक साथ आते हैं। देश की आज़ादी के लिए यह जो संघर्ष था, स्ट्रगल था, इस फैक्टर ने लोगों के बीच में एक होने की भावना डेवलप की, सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, सामूहिक अपनेपन की भावना का विकास किया। इसके अलावा और भी बहुत सारे फैक्टर्स थे जिसने कि इस सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग को सपोर्ट किया, कंट्रीब्यूट किया, जैसे कि उस समय जो वेरियस कल्चरल प्रोसेस चल रहे थे। वेरियस कल्चरल प्रोसेस कहने का मतलब है कि हिस्ट्री और लिटरेचर के माध्यम से, प्रिंट और सिंबल के माध्यम से, फोकलोर, फोक सॉन्ग्स, लोकगीत, लोक संगीत आदि के माध्यम से। तो इन सभी कल्चर प्रोसेस के द्वारा भी इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट के समय में लोगों के बीच में कलेक्टिव बिलोंगिंग की भावना को जागृत करने का, आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया। इन सभी बातों को एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं भारत माता की फोटो, इमेज ऑफ भारत माता। हम लोगों ने चैप्टर 1 राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में भी देखा था कि जब नेशन को, देश को रिप्रेजेंट करने के लिए लोगों ने फीमेल एलिगोरी, फीमेल फिगर्स को यूज किया था, जैसा कि फ्रांस में मैरियान और जर्मनी में जर्मेनिया को यूज किया गया था। ठीक इसी प्रकार से भारत में भी भारत माता को रिप्रेजेंट करने के लिए वीमेन एलिगोरी, महिला के फोटो को यूज किया गया था। भारत में हम देखते हैं कि सबसे पहले बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, यानी कि बंकिम चंद्र चटर्जी, यह चट्टोपाध्याय और चटर्जी एक ही होता है, इन्होंने सबसे पहले भारत माता के कॉन्सेप्ट को दिया था। इन्होंने 1870 में, 1870 में वंदे मातरम नामक गीत लिखा था।
इस गीत में उन्होंने भारत को भारत माता के रूप में दिखाया था, यानी कि लिखा था, और इसकी प्रशंसा में, इसकी स्तुति में यह गीत को लिखा था, वंदे मातरम को। बाद में हम देखते हैं कि उन्होंने इस वंदे मातरम गीत को अपने प्रसिद्ध नोवेल आनंद मठ में भी इंक्लूड कर लिया था। हम देखते हैं कि 1905 में जब स्वदेशी मूवमेंट चलता है, स्वदेशी मूवमेंट 1905 में बंगाल के विभाजन के बाद, जो कि लॉर्ड कर्जन ने किया था, इस विभाजन के बाद, बंगाल डिवीजन के बाद जब स्वदेशी मूवमेंट चलता है, तो इस स्वदेशी मूवमेंट में भी लोगों ने इस वंदे मातरम गीत को बढ़ चढ़कर गाया था और यह नेशनलिज्म, देशभक्ति का प्रतीक बन गया था। स्वदेशी मूवमेंट भारत में बहुत जोर शोर से चल रहा था। स्वदेशी मूवमेंट के इस प्रकार बढ़ने से उस समय अवनींद्रनाथ टैगोर ने बंकिम चंद्र चटर्जी की जो भारत माता का कॉन्सेप्ट था, जो उन्होंने वंदे मातरम गीत में लिखा था, उस कॉन्सेप्ट को अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारत माता के फोटो के रूप में पोर्ट्रे किया, दिखाया। उन्होंने इस फोटो में भारत माता को बहुत ही काम, कंपोज्ड, डिवाइन एंड स्पिरिचुअल रूप में दिखाया है। अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारत माता को एक एस्थेटिक फिगर, यानी कि सन्यासी की तरह दिखाया है। इसी तरह से हम देखते हैं कि बाद में आगे चलकर आर्टिस्ट लोगों ने भारत माता के डिफरेंट फॉर्म्स का, डिफरेंट रूप का प्रिंट बनाया और पेंटिंग्स बनाई। इस तरह से हम देखते हैं कि भारत माता के इमेज ने, चाहे वह बंकिम चंद्र चटर्जी की वंदे मातरम के गीत के माध्यम से भारत माता का कॉन्सेप्ट हो या अवनींद्रनाथ टैगोर की भारत माता की फोटो हो, इन सभी के माध्यम से लोगों के बीच में सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग का विकास होता है और लोग एक दूसरे के साथ जुड़ने लगते हैं, लोगों में एक होने की भावना आती है। इस तरह से हम देखते हैं कि यह प्रिंट मीडिया, फोटो, इमेज ने भी लोगों में नेशनलिज्म, देशभक्ति का विकास किया। अब हम लोग इंडियन नेशनल मूवमेंट के समय कल्चरल मूवमेंट के एक दूसरे फैक्टर, इंडियन फोकलोर, भारतीय लोकगीत, लोक कहानियां को देखते हैं। जैसा कि हम लोगों ने चैप्टर 1 राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में भी देखा था कि ग्रिम ब्रदर्स, जर्मनी के ग्रिम ब्रदर्स अपने फेयरी टेल्स के लिए काफी फेमस थे। इन दोनों भाइयों ने, विल्हेम ग्रीम और जैकोब ग्रिम ने गांव-गांव में, विलेज टू विलेज घूमकर जर्मनी के विभिन्न लोक कथाओं को, फोक टेल्स को, फोक लोर्स को इकट्ठा किया था और बाद में इसकी किताबें बनाई थी। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि भारत में भी लोक कथाओं को, फोक लोर को इकट्ठा किया गया और इसके माध्यम से लोगों के बीच में नेशनलिज्म, कलेक्टिव सेंस ऑफ बिलोंगिंग को जागृत करने का प्रयास किया गया और इसने भी भारत के नेशनलिज्म में, देशभक्ति में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। हम देखते हैं कि बंगाल में रविंद्रनाथ टैगोर ने इसी तरह से विलेज टू विलेज, गांव-गांव में घूमकर भारत के लोकगीत, लोक कहानियां, फोक लोर, फोक टेल्स, नर्सरी राइम्स आदि कहानियों को इकट्ठा किया और इसके माध्यम से उन्होंने लोगों के मन में राष्ट्रीयता, देशभक्ति की भावना को भरने का प्रयास किया। इसी प्रकार से तमिलनाडु में नतेशा शास्त्री ने तमिल लैंग्वेज में 4 वॉल्यूम्स की एक बुक बनाई, द फोकलोर ऑफ साउदर्न इंडिया के लोक कहानियां। इन लोगों का मानना था कि भारत की जो एक्चुअल कल्चर है वह इन्हीं लोक कथाओं के माध्यम से, इन्हीं फोक टेल्स के माध्यम से, फोक सॉन्ग के माध्यम से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, जो कि ब्रिटिश के आने से नष्ट हो गया है, डैमेज हो गया है। इन्हीं लोक कथाओं, लोक कहानियों, फोक लोर, फोक सॉन्ग्स के माध्यम से भारत के लोगों के बीच में सेंस ऑफ प्राइड, देश के प्रति गर्व पैदा किया जा सकता है। इस तरह से हम देखते हैं कि भारत में
कल्चरल मूवमेंट के अंदर इंडियन फोकलोर, भारतीय लोकगीत, लोक कहानियों के माध्यम से भी लोगों के बीच में सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, देशभक्ति, नेशनलिज्म का निर्माण होता है और इस इंडियन फोकलोर ने भी नेशनलिज्म, देशभक्ति को आगे बढ़ाने में कंट्रीब्यूट किया। इसी तरह से अब हम लोग इंडियन नेशनल मूवमेंट के समय, कल्चरल मूवमेंट के समय एक तीसरे फैक्टर फ्लैग, तिरंगा झंडा को देखते हैं कि इसने किस तरह से नेशनलिज्म, देशभक्ति, सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग को बनाने में कंट्रीब्यूट किया। यहाँ पर फ्लैग, तिरंगा झंडा को आज के तिरंगे झंडे, आज के फ्लैग से नहीं समझना चाहिए। आज का जो यह फ्लैग है, तिरंगा झंडा है, इसके पहले भी बहुत प्रकार के तिरंगा झंडा या फ्लैग का निर्माण किया गया था और बाद में धीरे धीरे सभी भारतीयों ने मिलकर एक तिरंगे झंडे को चुना था, जो कि आज हम लोग फहराते हैं, लहराते हैं। परंतु आज़ादी के समय अलग अलग तिरंगे झंडे को बनाया गया था। हम लोगों ने चैप्टर 1 राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में भी देखा था कि किस प्रकार से यूरोपियन नेशंस में अलग अलग देशों ने अलग अलग तिरंगे झंडे को यूज किया था। जिस प्रकार फ्रांस में भी रिवॉल्यूशन के समय वहां के लिबरल्स ने तिरंगे झंडे ब्लू, व्हाइट, रेड का यूज किया था, जिसको कि वहां की फीमेल एलिगरी मरियान के साथ भी यूज किया गया था। इसी प्रकार से जर्मनी में हम देखते हैं कि जर्मनी के लिबरल्स ने एक फ्लैग का सिंबल के रूप में यूज किया था, जिसका कलर ब्लैक, रेड और येलो था। इसे भी वहां की फीमेल एलिगरी जर्मेनिया के साथ यूज किया गया था। इसी प्रकार हम देखते हैं कि भारत में भी कई प्रकार के तिरंगे झंडे का निर्माण किया गया था। बंगाल में स्वदेशी मूवमेंट के समय एक फ्लैग, तिरंगा तैयार किया गया था, जिसका कलर था रेड, ग्रीन एंड येलो, लाल, हरा और पीला। इस तिरंगे में 8 कमल के फूल, 8 फ्लावर ऑफ लोटस को दिखाया गया था, जो कि उस समय के ब्रिटिश गवर्नमेंट के 8 प्रोविंसेस को, 8 प्रांतों को रिप्रेजेंट करता था। और इसमें एक क्रिसेंट मून, अर्ध चंद्र, आधा चांद दिखाया गया था, जो कि हिंदू और मुस्लिम को रिप्रेजेंट करते थे। स्वदेशी मूवमेंट 1905 के बाद इसी तरह से हम देखते हैं कि 1921 तक, 1921 तक गांधी जी ने भी एक स्वराज फ्लैग का निर्माण किया था। यह भी तिरंगा था, अर्थात यह भी 3 रंग का था, सफेद, हरा और लाल। इसके बीच में चरखे को दिखाया गया था, स्पिनिंग व्हील को। यह जो है आत्मनिर्भरता, सेल्फ हेल्प को रिप्रेजेंट करता था। आंदोलन के समय, किसी भी प्रकार के मूवमेंट के समय गांधी जी के इस स्वराज झंडे को लेकर के चलना देशभक्ति को रिप्रेजेंट करता था। इस प्रकार से हम देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के डिफरेंट टाइप के तिरंगा झंडा इंडियन नेशनल मूवमेंट के समय में यूज किया गया और लोगों में इसने एक सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, देशभक्ति, नेशनलिज्म का प्रचार प्रसार किया। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से यूरोप में रिवॉल्यूशन के समय वहां पर हम देखते हैं कि फ्रांस और जर्मनी में और यूरोप के बाकी देशों में तिरंगा झंडा, जो कि मैरियान के साथ फ्रांस में और जर्मेनिया के साथ जर्मनी में था, वहां पर लिबर्टी को रिप्रेजेंट करता था, जो कि स्वतंत्रता का प्रतीक था। इसी प्रकार भारत में भी यह सभी तिरंगे झंडे भारत की आज़ादी को रिप्रेजेंट करते थे। इस तरह से हम देखते हैं कि तिरंगा झंडा, फ्लैग भी एक सिंबल के रूप में, कल्चरल मूवमेंट के रूप में आता है और यह भी लोगों में देशभक्ति, नेशनलिज्म को आगे बढ़ाने में मदद करता है। इसी प्रकार से कल्चरल मूवमेंट के इस प्रोसेस में हम लोग एक और कल्चरल एस्पेक्ट को, कल्चरल फैक्टर को देखते हैं, हिस्ट्री एंड लिटरेचर।
इसमें भारत के इतिहास को फिर से लिखने का प्रयास किया गया, भारत के इतिहास को फिर से इंटरप्रेट करने का प्रयास किया गया। इसमें उस समय के हिस्टोरियंस ने, इतिहासकारों ने यह बतलाने का प्रयास किया कि किस तरह से ब्रिटिश के लोग यह सोचते हैं कि भारत के लोग कितने पिछड़े हैं, आदिम जाति के हैं और यह अपना शासन खुद नहीं चला सकते हैं। मीन्स कि इंडियंस जो है प्रिमिटिव है, बैकवर्ड है एंड इनकैपेबल ऑफ सेल्फ गवर्निंग है। इन भारतीय इतिहासकारों ने भारत के प्राचीन इतिहास को, एंशियंट हिस्ट्री को फिर से देखना शुरू किया और इन लोगों ने उस समय के भारत के गर्व भरे इतिहास को फिर से लिखना स्टार्ट किया। इन लोगों ने यह बतलाया कि प्राचीन समय में, एंशियंट टाइम में, ब्रिटिश के आने से पहले भारत एक बहुत ही विकसित देश था। यहाँ पर आर्ट, कल्चर, ट्रेड, साइंस, मैथमेटिक्स काफ़ी डेवलप था, जो कि ब्रिटिश लोगों के आने के बाद नष्ट हो गया था और भारत का डिक्लाइन हो रहा था, पतन हो रहा था। इन सभी बातों से उस समय के इतिहासकारों ने भारतीय लोगों के मन में अपने देश के प्रति प्राइड फील करने का, गर्व कराने का प्रयास किया। इस तरह से हम देखते हैं कि इंडियन नेशनल मूवमेंट के समय कल्चरल प्रोसेस के माध्यम से भी लोगों में सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, देशभक्ति, नेशनलिज्म का निर्माण होता है और विभिन्न फैक्टर्स ने इस चीज़ में अपने अपने तरीके से कंट्रीब्यूट किया। जैसे कि हम लोगों ने देखा, भारत माता की फ़ोटो हो या इतिहास की पुनर्व्याख्या हो, री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री हो, या फ्लैग को, तिरंगे को सिंबल के रूप में यूज़ करना हो, या भारतीय लोकगीत, लोक कथाओं को, इंडियन फोक लोर्स हो, लोकगीत, लोक कहानियाँ हो, इन सभी ने भारत में नेशनलिज्म, देशभक्ति, सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग को आगे बढ़ाने में अपने अपने तरीके से कंट्रीब्यूट किया। तारिणी चरण चट्टोपाध्याय ने अपनी बुक भारतवर्षेर इतिहास, भारतवर्ष का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ इंडिया में यह लिखा है कि जब कभी एंशियंट टाइम में फॉरेन के ट्रैवलर्स आते थे तो वह भारत के लोगों की ईमानदारी, साहस और बहादुरी को देखकर, सच्चाई को देखकर आश्चर्यचकित रह जाते थे। और अब यह ब्रिटिश, जो कि एक छोटे से आइलैंड से आए हैं, जो कि खुद ही एक छोटी सोच के हैं, और ये लोग अब इन्हीं भारत के लोगों में सच्चाई, ईमानदारी, साहस, बहादुरी की कमी को निकालते हैं। ऐसा नहीं था कि भारत में इंडियन नेशनल मूवमेंट के समय चल रहे इस कल्चरल प्रोसेस में कोई कमियां या लिमिट या ड्रॉबैक्स नहीं थी। जैसा कि हम देखते हैं, इस कल्चरल प्रोसेस में अधिकतर लोगों ने एंशियंट इंडिया के हिंदू लोगों की बातों को आगे बढ़ाया था और हिंदू कल्चर, हिंदू किंग, हिंदू इतिहास को आगे लेकर आए थे और इस पर भारतीय लोगों को गर्व करने के लिए, प्राइड करने के लिए उन्होंने कहा। परंतु हम देखते हैं कि हिंदू रिलीजन के अलावा बाकी जो रिलीजन के लोग थे, अन्य धर्म के लोग थे, इससे वह इन सभी चीज़ों से अपने आप को नहीं जोड़ पाते हैं और वे एक अलग थलग, सेपरेट अपने आप को महसूस करते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इस पूरे चैप्टर का कंक्लूजन क्या है और किस तरह से यह मूवमेंट आगे बढ़ता है और इस मूवमेंट में जो अलग अलग कम्युनिटी के लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे, सब लोगों की अपनी अपनी आकांक्षाएं, उम्मीदें और एक्सपेक्टेशन थी। इस कारण से भी लोगों के बीच में थोड़े बहुत टकराव हो जाते थे और इसी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यह भी देखेंगे कि क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन कैसे चलता है। इन सभी बातों पर चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।